तो चलिए दोस्तों, इस यूनिट के लास्ट चैप्टर में आपका स्वागत है जो कि है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपने ऑलरेडी पढ़ा है जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में, जो कि किसी पार्टिकुलर वेदरिंग, जैसे कि वेदरिंग हो गया और डेप्थ ऑफ वेदरिंग, मेंटल इन डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स। तो आपको पता है कि अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से वेदरिंग वगैरह पे इम्पैक्ट पड़ता रहता है। फिगर 6.2 चैप्टर 6 के बारे में बात कर रहा है। यू शुड नो दैट दिस वेदरिंग मेंटल ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन एंड हेंस बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी वेजिटेशन की कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। द बेसिक कॉज फॉर सच वेदरिंग वेरिएशंस एंड रिजल्टेंट बायोडाइवर्सिटी इज द इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी एंड वाटर। तो क्या कहता है, जो बेसिक कॉज होती है ऐसी वेदरिंग की वेरिएशंस की, वो रिजल्ट किसका होता है, द एंड रिजल्टेंट बायोडाइवर्सिटी, और जो बायोडाइवर्सिटी मिलती है वो इनपुट है, इज द इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी एंड वाटर, यानी सोलर एनर्जी और वाटर की सारी देन होती है। नो वंडर दैट द एरिया दैट आर रिच इन दीज इनपुट्स आर द एरिया ऑफ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और जहाँ पे हमें वाटर और सोलर एनर्जी ज़्यादा एम्पल अमाउंट में मिलेगी, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी। क्यों? फॉर एग्जांपल आपका अमेजोन बेसिन आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको वाटर भी मिलता है, रेनफॉल भी मिलेगी, और इसी की वजह से ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, और वहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलेंगे। बायोडाइवर्सिटी एज वी हैव स्टडीज टुडे इज द रिजल्ट ऑफ 2.5 टू 3.5 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन, यानी 2.5 से 3.5 बिलियन साल का ये एवोल्यूशन है। बिफोर द एडवेंट ऑफ ह्यूमंस, जब एडवेंट ऑफ ह्यूमंस यानी ह्यूमन का जो है जन्म ही नहीं हुआ था, या उनका अस्तित्व ही नहीं आया था। आवर अर्थ सपोर्टेड मोर बायोडाइवर्सिटी देन एनी अदर पीरियड, और इस टाइम में आवर अर्थ सपोर्टेड मोर बायोडाइवर्सिटी इन एनी अदर पीरियड, दूसरे पीरियड के कंपैरिजन में ज़्यादा डाइवर्सिटी सिंस द एमर्जेंस ऑफ ह्यूमंस, क्योंकि यहाँ पे जो एमर्जेंस हुई ह्यूमंस की। हाउएवर बायोडाइवर्सिटी हैज़ बिगन अ रैपिड डिक्लाइन, और हमारी वजह से बायोडाइवर्सिटी नीचे जा रही है, विद वन स्पेसीज आफ्टर अनदर बियरिंग द ब्रंट ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू ओवर यूज। और हम इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्सटिंक्शन की कगार पर पहुँच गई है। द नंबर ऑफ स्पेसीज ग्लोबली वेरी फ्रॉम 2 मिलियन टू 100 मिलियन, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्पेसीज हैं वो 2 मिलियन से लेकर के 100 मिलियन तक हैं, विद 10 मिलियन बीइंग द बेस्ट एस्टिमेट। तो उसमें से बीच में आप ले लीजिए, जिसमें से 10 मिलियन हम मान के चलते हैं सबसे अच्छा एस्टिमेट माना गया है। न्यू स्पेसीज आर रेगुलरली डिस्कवर्ड, नई स्पेसीज रेगुलरली डिस्कवर की जा रही हैं, जिसमें से अभी सबको तो क्लासीफाई करना बाकी ही रह गया है, और कुछ तो स्पेसीज ऐसी हैं जिनके बारे में कभी हमें पता ही नहीं चला। फॉर एग्जांपल डीप सी में रहने वाले क्रिएचर, आपकी और फिश हो गई, और उन जैसी कितनी सारी ऐसी फिश हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं, और वो डीप सी के अंदर ही अब बर्बाद हो रही हैं, तबाह हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनके इन्वायरमेंट में, क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया था ओशन वाटर में कि नीचे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच जाता है अगर एकदम डीप सी में जाते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पे अडॉप्ट कैसे कर पाएंगी, सर्वाइव कैसे कर पाएंगी, ये चीज़ें भी होती हैं। और फिर उनको ऊपर भी आना रहेगा, वो खाना लेने के लिए ऊपर आएंगी, ये भी होता है। ठीक। द न्यू स्पीसीज आर रेगुलरली डिस्कवर्ड, और जिसमें से एस्टिमेट दैट 40% ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज फ्रॉम साउथ अमेरिका आर नॉट क्लासीफाइड येट। तो साउथ अमेरिका की अभी 40% फ्रेश वाटर फिशेस, उनको क्लासीफाई ही नहीं किया गया है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी इज अ सिस्टम इन कॉन्स्टेंट इवोल्यूशन, अभी इवोल्यूशन इसका हो रहा है फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ स्पेसीज, अगर स्पेसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एज वेल एज व्यू पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, और या फिर हम किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के रूप में देखें। The average half-life of a species is estimated at between 1 and 4 million years। तो अगर हम किसी एक स्पेसीज की एवरेज हाफ लाइफ देखते हैं तो वो लगभग एस्टिमेट कितनी है, 1 से लेकर के 4 मिलियन ईयर, एंड 99% ऑफ स्पेसीज दैट हैज़ एवर लिव्ड, और 99% स्पेसीज जो कि कभी भी रह चुकी हैं अर्थ पर, आर टुडे एक्सटिंक्ट, वो आज एक्सटिंक्ट हो गई हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट फाउंड इवनली ऑन अर्थ, बायोडाइवर्सिटी इवनली फाउंड नहीं होती है, ये कंसिस्टेंटली रिचर होती है ट्रॉपिक्स पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अभी पहली 2 चीज़ें बताए, एक पानी और एक एनर्जी यानी इंसोलेशन, 2 चीज़ें ज़्यादा होती हैं। एज वन अप्रोचेस पोलर रीजन, जैसे जैसे पोलर रीजन पे जाते हैं आप ये देखते हैं
कि लार्जर एंड लार्जर पॉपुलेशन ऑफ फीवर एंड फीवर स्पेसीज, यानी जो बड़ी बड़ी पॉपुलेशंस हैं फ्यूअर एंड फ्यूअर स्पेसीज, बहुत कम स्पेसीज में वो होने लगती हैं। उनकी जो स्पेसीज़ है उनकी मात्रा भी कम होती है, उनकी डाइवर्सिटी भी कम होती है, और अगर कुछ दिखेंगे भी तो उन्हीं की एक ही प्रकार की चीज़ वो वहाँ पे अडॉप्ट कर पाएंगे, उन्हीं की पॉपुलेशन आपको दिखने वाली है। बायोडाइवर्सिटी इटसेल्फ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। एक होता है बायो मतलब लाइफ, और डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, यानी आपकी लाइफ में जो वैरायटी है उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सिंपल टर्म में बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड विद इन अ स्पेसिफाइड ज्योग्राफिक रीजन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि एक स्पेसिफाइड ज्योग्राफिक लोकेशन में पाई जाती हैं। इट रिफर्स टू द वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स की वेराइटीज़, एनिमल्स की वेराइटीज़, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वेराइटीज़, द जीन्स जो जीन्स को कंटेन करते हैं, एंड द इकोसिस्टम दे फॉर्म, और वो सब मिल करके जिस इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं जिसमें आपस में वो परस्पर क्रिया करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, फूड चेन बनाते हैं, उन सबको मिला करके। It relates to the variability among living organisms on the earth, including the variability within and between the species and that within and between the ecosystem। इसका क्या मतलब है कि ये रिलेट करता है जो वेरिएबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे अब कोई स्पेशीज़ है उसकी सर्टेन काइंड ऑफ फीचर्स हैं, उसके सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर हैं, वो किसी और चीज़ पे डिपेंड होगा, वो जाके किसी और चीज़ पे डिपेंड होगा, तो यहाँ पे वेरिएबिलिटी हमें स्पेशीज़ में देखने को मिलेगी उनके इकोसिस्टम के अंदर, और उसी के साथ साथ हमें वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी स्पेशीज़ की खुद के अंदर। ठीक, उनका इकोसिस्टम भी थोड़ा अलग होगा, जो एक स्पेशीज़ एक टाइप की रह रही है, और स्पेशीज़ के अंदर भी जो स्पेशीज़ होंगी और सारी उनके भी बीच हमको अंतर देखने को मिलेगा। अब फिर यहाँ पे बात क्या आती है, बायोडाइवर्सिटी इज़ आवर लिविंग वेल्थ। यहाँ पे हमारा ये एक धन है। कौन सा धन है? जो कि लिविंग है, जिसमें जान है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। और ये आज की कल की 10 साल 20 साल की बात नहीं है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स का एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। यानी अगर आप आज घर से बाहर निकलते हैं और आप देखते हैं कि एक चिड़िया अपना मस्त घोंसला बनाई हुई है, और उस घोंसले के अंदर उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, और उन प्यारे प्यारे बच्चे उन प्यारे प्यारे बच्चों से ची ची की आवाज़ आ रही है, और वो अपनी माँ को बुला रहे हैं कि मम्मी खाना चाहिए, मुझको दाना चाहिए, तो ये समझिए कि वो आज की पक्षी नहीं है, वो आज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स मिलियंस ऑफ ईयर से वो इवॉल्व हो करके ऐसे बने हुए हैं। आप घर से निकलते हैं, देखते हैं गिलहरी पेड़ से नीचे आती है और आपके सामने आती है, और एक छोटा सा कोई टुकड़ा उठा करके फिर पेड़ पे भाग जाती है, आपको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वो जो गिलहरी है वो आज की नहीं है, वो इवॉल्व होके थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे हैं उसको इस शेप में आने में, इस स्ट्रक्चर में आने में, इस बॉडी में आने में, या इस फॉर्म में आने में। ये देखते हैं, घर से आप बाहर निकलते हैं, आपको गाय दिखती है, कुत्ता दिखता है, बिल्ली दिखती है, शेर वेर तो दिखेंगे नहीं क्योंकि जंगल में आप रहते नहीं हैं, और इंसान लगातार जंगलों को एनक्रोच करता हुआ चला जा रहा है। पक्षी दिखते हैं, मोर दिखते हैं, अब तो गौरैया गायब हो गई है। मैं एक अपने ब्लॉग चैनल पे मैंने डाला हुआ है वीडियो बायोडाइवर्सिटी एट माई होम, तो वहाँ पे मेरे घर के पीछे क्या है, थोड़ा सा दाना वाना डाल देती है मेरी मम्मी डेली। तो बचपन से मेरे नाना की आदत थी, मैं नाना के यहाँ था, वो छत पे जाते थे और आंगन में खूब ढेर सारी चिड़ियों के लिए रोज़ दाना डालते थे, और वही मेरी मम्मी भी करती हैं, तो उनको देखता हूँ। उसके बाद वो वहाँ पे ढेर सारे मोर आते हैं, मोर भी आए हैं, वीडियो में देखेंगे बहुत सारे मोर हैं। गौरैया अब तो बिल्कुल कम हो गई हैं। बहुत सारे तोते भी आते हैं जब सीज़न होता है, और जब उनको कुछ खाने को नहीं मिलता ना, एक टाइम ऐसा आता है जब फसलों की कटाई हो जाती है, और फसलों की जब कटाई होती है तो फील्ड में थोड़ा थोड़ा से जो दाने होते हैं, जो बाली जिसको हम कहते हैं, वो गिर जाती है, तो वो खा लेते हैं उसको। लेकिन अब एक टाइम के बाद फिर जुताई चालू होती है, अब नई फसल आने को है, तो उसमें अब कुछ खेतों में उनको मिलेगा नहीं, तब वो जो है घरों की तरफ का रुख करते हैं, वो पेड़ों की तरफ का रुख करते हैं, वो फलों में देखते हैं, वरना उनका काम तो वैसे खेतों वगैरह से हो ही जाता है, क्योंकि जैसे फसल थोड़ी बड़ी होती है उसमें थोड़े बहुत कीड़े आ जाते हैं, मकोड़े आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, और वो उन्हीं पे फीड करके ज़िंदा रहते हैं। लेकिन जब पूरी जुताई हो जाती है, कल्टीवेशन हो जाता है, फसल मिल जाती है, फिर से सीडिंग होती है, तो उस टाइम तो खेत खाली हो जाते हैं, इस वजह से घरों की तरफ आते हैं, घरों की तरफ रुख करते हैं। तो आप अपने आस पास जो है ऐसे दाने वगैरह डाल दिया करिए।
जिससे उनको फ़ायदा होगा। प्लस हमने एक छोटा सा वो भी ख़रीदा हुआ है, कोहला मटका जिसको कहते हैं, उसमें वो पानी पीते हैं बढ़िया से। एक बड़ा सा नाद रखा है, उसमें भी आके पानी पीते हैं। तो बहुत सारी जानवर हैं। और यहाँ पे कुछ तो मेरे घर में बुलबुल आती हैं, बुलबुल आई ऐसे, और वो आप देखेंगे भी उसमें है। तो एक जो दरवाजे के आगे पर्दे के ऊपर एंगल लगा रहता है, उस पर आके बैठती है। एक चिड़िया है, वो हमेशा आके बाहर वाले बरामदे के छत पे वो पंखे पे बैठती है, रात भर वहीं रहेगी, दिन में चली जाती है और आके वहीं बैठ के रात भर में पट्टी वगैरह भी करती है। तो नीचे पूरे इसके जो है पड़े रहते हैं, उसको साफ़ करना पड़ता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब चलता रहता है। तो आप वो वीडियो देखिए जा करके, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अतुल द्विवेदी ब्लॉग्स पे मिल जाएगा @ यहाँ पे इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। और ये ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिस्कस्ड एट 3 लेवल्स। तो जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको हम 3 लेवल में डिस्कस कर सकते हैं। कैसे? पहला एक जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है जेनेटिक्स में। अब एक डाइवर्सिटी क्या होती है, आपको सामने से दिखती है, ऐसे दिख रही है। एक डाइवर्सिटी क्या होती है कि जैसे जिराफ हो गया, उसको ऐसी गर्दन उसकी लंबी हो गई, तो वो डाइवर्सिटी क्या है, उसकी डाइवर्सिटी हो गई कि फिजिकल है इसकी ना। एक होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब उसके जेनेटिक्स में चेंज आया धीरे 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 धीरे। फॉर एग्जांपल किसी प्रकार की कंडीशन है, एटमॉस्फेयर है, उसको वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि जैसे कोविड-19 आया था 2020 में। अब कोविड-19 के टाइम में क्या होता कि सबको कोविड-19 हो जाता, सब सफ़र करने लगते, पर उसमें क्या होगा, फिर प्रॉब्लम हो जाती सबको। लेकिन हमारी जीन्स उसको धीरे 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 अडॉप्ट करना शुरू करती, धीरे धीरे उसमें उसके एंटीजन बनने लगते। तो अपने आप से हमारी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाता और उससे लड़ लेता। तो ये हमारा धीरे धीरे इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता। जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं, जीन्स। और दूसरा क्या है, स्पेसीज डाइवर्सिटी। स्पेसीज में कितनी डाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम में कितनी डाइवर्सिटी है, तमाम प्रकार के इकोसिस्टम। जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो जीन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। तो जीन होते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक वेरियस लाइफ फॉर्म्स के। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी रिफर्स करती है टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पेसीज। जीन्स के अंदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। और जो मैं और आप हैं आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी उम्र कितनी होगी, तो जैसे किसी की 20 साल है, 21 साल है, 22 साल, 30 साल, 40 साल, 35 साल, जो भी आपकी उम्र हो वहाँ पे, पर आपके अंदर जो जीन्स है ना, उसकी उम्र बहुत पुरानी है। जैसे मान लीजिए आपके अंदर एक ऐसा छोटा सा मेमोरी कार्ड है, और वो मेमोरी कार्ड आपके पापा जी ने आपको दिया है, उनके पापा जी ने उनको दिया था, उनके दादाजी ने उनको दिया था, दादा 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 उसके एंसेस्टर से, ऐसे मिलियंस ऑफ ईयर से कुछ कोडिंग डिकोडिंग कुछ डेटा हमारी जीन्स में ट्रांसफ़र हो रहा है। इसीलिए अगर हम जो है बाहर जाते हैं तो किसी चीज़ को देखते हैं तो कहते हैं अच्छा ये खाने लायक है। किसी प्रकार की जो चीज़ें हैं, अभी हमें खाना कोई नहीं सिखाता कैसे खाना खाना है, जानवरों को खाना कोई नहीं सिखाता। शिकार तो सीखते हैं, पर वो चीज़ें पहचान लेते हैं, सेंस कर लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं, क्योंकि वो चीज़ें उनके सिस्टम में फीडेड होती हैं। ठीक है। अब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैविंग सर्टेन सिमिलरिटीज़। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म होती है जिनकी सिमिलरिटीज़ होती हैं, एक तरह की सिमिलरिटी होती है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उनके, उन्हीं को स्पेसीज़ कहते हैं। यानी उनकी सिमिलरिटीज़ किसमें होती हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो उनको स्पेसीज़ कहते हैं। मतलब एक प्रकार की वो स्पेसी हो गई। ह्यूमन बीइंग जेनेटिकली बिलोंग टू होमोसैपियन ग्रुप, और हम ह्यूमन बीइंग को होमोसैपियन में रखते हैं। ऑल्सो डिफर इन दियर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट। अब इसमें भी हाइट, कलर, फिजिकल अपीयरेंस में सब अलग अलग होते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा, कोई ज़्यादा छोटा, कोई मोटा, कोई पतला, कंसिडरेबली। दिस इज ड्यू टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब अलग अलग सबकी जीन्स हैं, और किसी की जीन्स में लंबाई ज़्यादा है, किसी की जीन्स में कम है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखेंगे चाइना में, तो माना ऐसा जाता था पहले जो इंडियन की एवरेज हाइट हुआ करती थी वो 156 के आसपास थी, और चाइना की 152 के आसपास थी। यानी चाइनीज़ इन कंपैरिजन टू इंडिया दे वर शॉर्टर। लेकिन उन्होंने ऐसा किया, प्रोटीन इंटेक इतनी बढ़िया ली, फिजिकल एक्टिविटीज़ करी, बच्चों को अच्छा भोजन दिया, प्रोटीन रिच न्यूट्रिएंट्स दिए, उसी के साथ उनका फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंगेजमेंट बढ़ाया। और यही रीज़न है कि आज उनकी जो एवरेज हाइट है वो हमसे ज़्यादा हो गई है, और थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, 5-6 सेंटीमीटर में, ये समझ लीजिए, तो इतनी ज़्यादा है। अब स्पेसीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं। इसका मतलब का क्या होता है, वैरायटी ऑफ स्पेसीज रिलेट करती है नंबर ऑफ स्पेसीज, किसी डिफाइंड एरिया में कितनी स्पेसीज हैं। और जो डाइवर्सिटी है स्पेसीज की वो मेजर की जा सकती है, रिचनेस कितनी है, अबेंडेंस है,
टाइप्स हैं, किस मात्रा में है, कौन से प्रकार की है। सम एरियाज, कुछ एरिया में ज़्यादा स्पेसीज़ होंगी दूसरे के कंपैरिजन में, और जिन एरिया में ये स्पेसीज़ डाइवर्सिटी हाई होगी उसको हम हॉटस्पॉट कहेंगे। जैसे कि आपका वेस्टर्न घाट हो गया, हिमालयन रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्ट में आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गए। यहाँ पर एक ही जगह पे बहुत बड़ी संख्या में जो स्पेसीज़ हैं वो पाई जाती हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के एनिमल्स, डिफरेंट प्रकार की बर्ड्स और प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? हॉट स्पॉट कहेंगे। हॉट स्पॉट मतलब हब है, हॉट है। हॉट मतलब वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने लायक हैं, बढ़िया लगेगा आपको देख करके। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है? आपने जैसा कि पढ़ा है अबाउट इकोसिस्टम इन अर्लियर चैप्टर, जो ब्रॉड डिफरेंसेस होते हैं इकोसिस्टम टाइप्स में और डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स में एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस में, जो कि ऑकर होते हैं विद इन ईच इकोसिस्टम टाइप, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसको? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ब्रॉड डिफरेंसेस हों, चाहे वो ब्रॉड डिफरेंसेस किसके किसके बीच में, इकोसिस्टम टाइप्स के, डाइवर्सिटी में, इकोलॉजिकल प्रोसेस में, जो कि किसी एक या विद इन ईच यानी प्रत्येक इकोसिस्टम की टाइप में कॉन्स्टिट्यूट होते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। वो टाइप कॉन्स्टिट्यूट द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। द बाउंड्रीज ऑफ, जो बाउंड्रीज होती हैं कम्युनिटीज़ की, एसोसिएशंस ऑफ स्पेसीज एंड इकोसिस्टम आर नॉट वेरी रिजिडली डिफाइंड। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि फॉर एग्जांपल अब इस 50 किलोमीटर के अंदर यही स्पेसीज पाई जाएगी। हो सकता है वहाँ से 10 किलोमीटर ज़्यादा दूर पाई जाए और दूसरी वाली वहाँ ना पाई जाए। हो सकता है कि ऐसे हो एक स्पेसीज अब यहाँ पे नहीं पाई जा रही है, लेकिन यहाँ बहुत है, हॉटस्पॉट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और इस एरिया में गए तो यहाँ पे देखिए खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं मिला। हो सकता है इस पैच में मिल जाए, हो सकता है इस पैच में कुछ ना मिले, इस पैच में मिल जाए, लेकिन यहाँ पे इसकी डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे ना हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, पर उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे रिजिडली डिफाइन नहीं कर सकते हम। द जो डिमार्केशन होता है इकोसिस्टम बाउंड्रीज का, वो डिफ़िकल्ट होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है और कहीं से स्टार्ट होती है, कहीं पे कुछ ज़्यादा अमाउंट में होगी, कहीं एक आध दो होंगी, कहीं पे कम होंगी, ये होती हैं, और कहीं पे और ज़्यादा होंगी। कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक। जैसे ग्रासलैंड एंड सोलास ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, अनामलई, वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट का एग्जांपल दिया। एक इकोसिस्टम किसका है? देखिए इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का एग्जांपल है। इंपॉर्टेंस क्या होती है बायोडाइवर्सिटी की? तो बायोडाइवर्सिटी हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन मेनी वेज, बहुत सारे वेज में इसने कंट्रीब्यूट किया है। किसमें? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर में, और इन टर्न ह्यूमन कम्युनिटीज़ हैव प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग द डाइवर्सिटीज़, और ह्यूमन कम्युनिटीज़ ने भी डाइवर्सिटी को शेप करने में बहुत मदद करी है ऑफ द नेचर एट जेनेटिक लेवल पर, स्पेसीज़ पे और इकोलॉजिकल लेवल पर। बायोडाइवर्सिटी प्लेस द फॉलोइंग रूल्स इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक। तो यहाँ पे इसके हम इन रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। स्पेसीज़, जो बहुत प्रकार की स्पेसीज़ होती हैं, परफॉर्म सम फंक्शंस और अदर इन एन इकोसिस्टम, तो कुछ फंक्शन परफॉर्म करती हैं। नथिंग इन एन इकोसिस्टम इवॉल्व्स एंड सस्टेन्स विदाउट एनी रीज़न, और हमारे इकोसिस्टम में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो यूजलेस हो, सबका अपना अपना एक रोल होता है। ये दुनिया एक रंगमंच है, जैसा कि किसने कहा था, कमेंट करके बताइए कि ये दुनिया एक रंगमंच है। लोग आते हैं, अपना किरदार निभाते हैं और चले जाते हैं। उसी हिसाब से जितनी भी स्पेसीज़ हैं उनका एक अपना किरदार है, वो अपना रोल निभाती हैं और फिर वो खो जाती हैं। आइए, the means every organism beside extracting its need also contributes something of useful to other organism, और ना केवल वो अपने लिए कुछ ना कुछ निकालती है, पाती है या बनाती है, बल्कि वो दूसरों के लिए भी यूज़फुल होती है। कैसे? अब एक पेड़ है, अब वो पेड़ क्या है, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना रहा है, और खाना बनाया बढ़िया अपनी पत्ती में खाना बना रहा है, और एक जिराफ गया तुरंत ऐसे मुँह लगाया उसको खा ले गया, एक हिरण गया मुँह लगाया खा ले गया। तो फ़ायदा किसका हुआ? हिरण का भी हो। अब हिरण खाया तो बढ़िया अपनी बॉडी बनाई, तंदुरुस्त हुआ, और इधर उधर टहल रहा है, रोज़ घास खाता है, और उधर पेड़ बना रहा है, हिरण खा रहा है। अब इधर एक दिन हिरण भाई साहब निकले हैं जंगल में खाने की तलाश में, खाना खोज रहे हैं या पानी पीने गए हैं, और उधर से एक शेर देख लिया। अब शेर आएगा तो शेर के लिए बेनिफिट किसने किया? हिरण ने। हिरण के लिए बेनिफिट कौन हुआ? बेनिफिशियल हुआ आपका पेड़, क्योंकि पेड़ ने हिरण को खाना दिया, हिरण ने खाना दिया किसको? शेर को। और फिर उसके बाद पेड़ के लिए बेनिफिशियल कौन हुआ? बेनिफिशियल हुई इंसोल्यूशन, फोटोसिंथेसिस, और जो उसको नीचे से वाटर मिल रहा है, और सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ है। कैन यू थिंक ऑफ द वे वी ह्यूमंस कंट्रीब्यूट टू द
मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। तो क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि हम इंसानों की वजह से कोई फ़ायदा हो रहा है? कुछ नहीं, अब सिर्फ नुकसान कर रहे हैं। स्पेसीज़ कैप्चर एंड स्टोर एनर्जी, स्पेसीज़ कैप्चर करती हैं और स्टोर करती हैं एनर्जी को। आप ये सोचते हैं ना कि हम लोग बहुत सारे जानवरों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम खाना दे देते हैं, उनकी हम दवाई कर देते हैं, वो बीमार होते हैं, कहीं रोड वोड पे मिल जाते हैं तो हम उसके लिए मदद कर देते हैं। तो भैया रोड किसने बनाई है? आपने बनाई है। गाड़ी आपने बनाई है, एक्सीडेंट आपकी वजह से हो रहे हैं। आग किसकी वजह से लग रही है? आपकी वजह से लग रही है। टेम्परेचर किसकी वजह से बढ़ रहा है? आपकी वजह से बढ़ रहा है। एयर पोल्यूशन किसकी वजह से बढ़ रहा है? आपकी वजह से बढ़ रहा है। प्रॉब्लम जानवरों को किसकी वजह से है? आपकी वजह से हैं। जब आपका घर, आपका शहर उनकी जंगल में घुस जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे? आपकी रोडों पे आएंगे, और आएंगे तो मरेंगे। और मुझे जब कोई ऐसी जानवर दिखता है या फिर कोई ऐसी स्पेशीज़ दिखती है, फिर ऐसा होता है ना, कभी कभी आप डर जाते हैं या फिर आपको गुस्सा लगती है उसके ऊपर, आपको ऐसा परेशान करने लगता है, तो फिर उसमें क्या होता है, मैं सोचता हूँ कि यार जितना मेरा है उतना इनका भी है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे हाईवे है, अब वहाँ से बाइक को एक गांव में लेके जाइए ना, तो कई जानवरों की आदत होती है वो जाके बैठते हैं रोड के ऊपर। क्यों? क्योंकि रोड के ऊपर क्या होता है कि उनको कीड़े नहीं लगते, कीड़े नहीं काटते हैं, तो वो अच्छा बढ़िया रोड जो हुई कंक्रीट की होती है उस पर बैठ जाते हैं। तो अब उसके पास में गया बाइक लेके, अब दो चार बार उतर के हट हट हुट हुट करना पड़ता है, गुस्सा बड़ी लगती है कि इसको किसी ने ठोक दो। लेकिन फिर ये समझ में आता है कि जितनी धरती हमारी है उतनी धरती उनकी भी है ना, है कि नहीं? ये होता है कि नहीं, कि अगर इस धरती पे हम इंसानों ने अपना गुजर बसर कर लिया है तो वी आर जस्ट एक सिंगल स्पेसीज़ हैं। हम जैसे मिलियंस ऑफ स्पेसीज़ हैं जिनकी ये धरती है। मतलब हम अपने आप को भगवान समझते हैं कि पूरी पृथ्वी के हम ही देवता हैं, हम ही भगवान हैं, हम ही सर्वे सर्वा हैं, जस्ट बिकॉज हमारे पास थोड़ा सा दिमाग है और हमने कुछ ऐसे दो चार चीज़ें डेवलप कर ली हैं, इस वजह से हम अपने आप को भगवान समझने लगते हैं ना। लेकिन आप अगर सब में डिवाइड कर दिया जाए ना, तो आप 0.0005% के हकदार हैं, उससे भी कम के हकदार हैं इस दुनिया में जितनी स्पेशीज़ हैं। तो ये सोच के चलिए, तो यहाँ से आपका सारा गुस्सा डाउन हो जाएगा किसी के लिए कि भाई यार जो कर रहे हैं तो अभी बिल्कुल बहुत कम ही है। प्रोड्यूस करेगा और डिकम्पोज करेगा ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, हेल्प टू साइकिल द वाटर एंड न्यूट्रिएंट थ्रू आउट द इकोसिस्टम। वाटर साइकिल्स में मदद करता है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने में मदद करेगा, फिक्स करेगा एटमॉस्फेरिक गैसेस को, रेगुलेट करता है क्लाइमेट को। दीज फंक्शन आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम फंक्शन एंड ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, इकोसिस्टम फंक्शनिंग और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा डाइवर्स होगा एक इकोसिस्टम, बेटर आर द चांसेस फॉर स्पेसीज टू सर्वाइव, उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं स्पेसीज को सर्वाइव करने के लिए थ्रू एडवर्सिटी एंड अटैक्स, एंड कॉन्सिक्वेंटली इज मोर प्रोडक्टिव, और वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है। हेंस द लॉस ऑफ स्पेसीज वुड डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू मेंटेन इट सेल्फ, और जैसे ही स्पेसीज का लॉस होना शुरू होगा उस इकोसिस्टम का पतन होना शुरू हो जाएगा और वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है। जब एक चेन ऐसे टूटेगी तो वो चेन जो है वो दूसरी चेन को ले डूबेगी और वो सारा चेन सॉ इफेक्ट बना के पूरी की पूरी जो इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो जाएंगी। जस्ट लाइक स्पेसीज विद एन हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो ऐसी स्पेसीज जिनमें हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, एन इकोसिस्टम विथ हाई बायोडाइवर्सिटी में हैव ग्रेटर चांस ऑफ अडॉप्टिंग टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो जिनमें बायोडाइवर्सिटी होती ज़्यादा, जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, तो ऐसा होता है कि उनकी जीन्स अडॉप्ट कर सकती हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस को। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देखिए, एक दो मच्छर होते हैं, पहले जो मच्छर थे उसको थोड़ा सा ऐसा मॉर्टिन जला दीजिए, भाग जाते थे, मर जाते थे। आजकल क्या है कि गुड नाइट जला दीजिए, उसके बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे ना उनको आधे घंटे लगते हैं गुड नाइट से मरने में, और फिर उनको अब ऐसे मुझे लग रहा है कि एक ऐसा टाइम आएगा कि वो रेजिस्टेंस हो जाएंगे, वो मरेंगे ही नहीं ना, ऐसे होने लगेगा। तो वो इवॉल्व कर जाते हैं। मोर वैरायटी ऑफ स्पेसीज इन एन इकोसिस्टम। फिर इकोनॉमिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी एक रिसोर्स है, डे टू डे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्रॉप डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, जिसको हम एग्रो बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होगा? रिजर्वायर ऑफ रिसोर्सेज टू बी ड्रॉन अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। मैन्युफैक्चर ऑफ फूड हो सकता है, फार्मास्यूटिकल्स में इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए?
डिटेरियोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और यही सारे जो रिसोर्सेज हैं, जो उसकी अच्छाई है, वो आपने मेला पिक्चर का गाना सुना है ना कि रूपा तेरी सुंदरता ही तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, तेरी खूबसूरती ही तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है ना। तो बस वही है कि इतने अच्छे अच्छे रिसोर्स अर्थ हमें प्रोवाइड कर रही है, वही उसकी दुश्मन बन गई है। यानी जिस जगह पे जितने अच्छे रिसोर्स मिलेंगे, अब ये बढ़िया हाथी आए, उनके बड़े बड़े दांत थे, उनके बड़े बड़े दांत हैं, देखने में क्या लगते हैं, सुंदर लगते हैं। तो इंसानों ने क्या किया, पकड़े उनको काट दिए। आओ भैया, सुंदर लगा, काट ले गए। अब जो है गेंडे दिखे, गेंडे को मार दिया, उसकी उसकी सींग काट ली, पोचिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हंटिंग कर रहे हैं। यानी जो चीज़ उनको अच्छी लग गई उसको उड़ा दिया उन्होंने, बोले आओ भाई ख़त्म, कहानी हो गया। फिर एट द टाइम इट इज़ ऑल्सो ओरिजिन न्यू कॉन्फ्लिक्ट डीलिंग विद द रूल्स ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पर इस टाइम में इट इज़ ऑल्सो द ऑरिजिन ऑफ न्यू कॉन्फ्लिक्ट डीलिंग विद रूल्स ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पे नए नए कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, रूल्स ऑफ डिवीजन कैसे होंगे, अप्रोप्रिएशन है नेचुरल रिसोर्सेज का। फिर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कमोडिटीज़ हैं द बायोडाइवर्सिटी सप्लाइज टू ह्यूमन काइंड आर, जैसे फूड देती है क्रॉप, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट, फिश, मेडिसिनल रिसोर्सेज देती है। साइंटिफिक रोल क्या होता है बायोडाइवर्सिटी का, बायोडाइवर्सिटी का एक साइंटिफिक रोल भी है, क्योंकि ये क्लू देती है दैट हाउ लाइफ इवॉल्व, कैसे हमारा जीवन इतने सालों से इवॉल्व हुआ है और अब ये कंटिन्यू कैसे करेगा इवॉल्व करना। बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि कैसे लाइफ फंक्शन करती है और रोल क्या है ईच स्पेसीज़ का। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे गिद्ध थे, वल्चर्स थे, वो कारकैसेस को खाते थे, गंदगी को खाते थे। जो हमारे टॉर्टॉइज थे वो वाटर में जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको खाते थे। रिवर में जो हमारी डॉल्फिन्स हैं, टॉर्टॉइज हैं और बहुत प्रकार की जो फिशेस थी, वो रिवर को साफ़ करने का, क्लीन करने का काम करती थी। अब जैसे जैसे उनमें हैवी मेटल्स की मात्रा बढ़ रही है, पॉइजनस सब्सटेंसेस आ गए हैं, रिवर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें डाले जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ का गर्म पानी बिना ट्रीट किए उसमें डाला जा रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। प्लस उनको रेस्पिरेशन में, फूड में जो वो प्लास्टिक वगैरह खा ले रहे हैं तो वो भी जा रहा है, उससे मर रहे हैं और उनकी स्पेशीज़ की जो तादाद है वो कम हो रही है, तो पानी भी साफ़ नहीं हो पा रहा है और वो साइकिल पूरा अफेक्ट हुआ है। इकोसिस्टम ऑफ विच वी आर ऑल्सो स्पेसीज, और इस इकोसिस्टम का हम भी तो एक पार्ट है। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी जो है असर पड़ने वाला है। जैसे अभी बी के ऊपर एक स्टडीज़ आई थी कि जो बी होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये जो पॉलिनेशन हो सकता है, ये पूरी साइकिल चल रही है ना पॉलिनेशन की, ये उनके ऊपर डिपेंड करती है। और जिस दिन बीज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, उस दिन ये सारे पेड़ पौधे इसमें से बहुत सारे एक्सटेंट हो जाएंगे और उसी के साथ हमारे जो ये फूड रिसोर्सेज भी है ना, ये भी धीरे धीरे एक्सटेंट होने लगेंगे। अब लाइट पोल्यूशन आ गया है, रात में लाइट पोल्यूशन हो गया है, तो इससे जो इंसेक्ट्स हो रहे हैं, जो बीज हैं, ये सब अपने घर का रास्ता भूल जाती हैं। अब जैसे इनका काम क्या है, ऐसे रात में सो गए और सुबह उठे तो सन की रोशनी देखी, ऐसे आँखें खुल गई कि भैया चलो हमारे काम का टाइम हो गया, हम निकल लेते हैं। लेकिन अब ये लाइट पॉल्यूशन से ना जो इंसेक्ट्स हो गए, उनकी ब्रीडिंग टाइम बदल रही है, उनका ब्रीडिंग ग्राउंड बदल रहा है, उनको जाना कहीं और था वो भाग कहीं और रहे हैं, तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यानी इंसानों ने जितना भी काम किया है एक्स्ट्रा, सब बर्बाद सारी चीज़ों से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है। एवरी वन ऑफ अस दैट विल लिव एंड लेट अदर स्पेसीज ऑल्सो लिव दियर लाइफ। तो ये कह रहे हैं कि हम अपने आप अपना जीवन अच्छे तरीके से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके जिएँ और दूसरे स्पेसीज़ को भैया जिंदा रहने दें। इट इज़ आवर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी एथिकल यानी हमारे मौलिक, एथिकल, मोरल, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट ईच एंड एवरी स्पेसीज अलॉन्ग विथ अस हैव इंट्रिंसिक राइट टू एग्जिस्ट। उनका भी तो राइट है, वो भी तो हमारे साथ एवॉल्व होके आए हैं, उनकी भी तो धरती है। वही चीज़ बता रहा है जो मैंने आपको कहा। इट इज़ मोरली रॉन्ग टू वॉलंटरी कॉज एक्सटेंशन ऑफ एनी स्पेसीज़, और ये मोरली रॉन्ग होता है कि हम रीज़न बन रहे हैं स्पेसीज़ के एक्सटेंशन का। द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ द स्टेट ऑफ आवर रिलेशनशिप विद अदर लिविंग स्पेसीज़, और जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है वहाँ हम ये कह सकते हैं कि हमारा उनके साथ अच्छा रिलेशन चल रहा है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो लास्ट फ्यू डिकेड से देखेंगे, एक तो ग्रोथ हुई है ह्यूमन पॉपुलेशन में, कंजम्पशन बढ़ा है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का, और इसने स्पेसीज़ के लॉस को, उन
बहुत बढ़ाया है, हैबिटेशन उनका बर्बाद कर दिया है, उनके घर ध्वस्त कर दिए हैं, वो जहाँ जहाँ रहते हैं सबको बर्बाद कर दिया है। ट्रॉपिकल रीजन्स जो कि ऑक्यूपाई करते हैं 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, कंटेन अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन। और ट्रॉपिकल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है। इंडिया की ही पॉपुलेशन ले लीजिए, जो है आज 144 करोड़ के आसपास हो गई। जब आज़ाद हुए थे हम 1950 में, तब कितनी थी? 40-50 करोड़, 60 करोड़ के आसपास थी। तो यहाँ पर धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है, बहुत बड़ी है। रिसोर्सेज पर स्ट्रेंथ जा रहा है, ज़्यादा ज़मीन की, ज़्यादा जगह की, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी अब सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करे। अरे डेमोग्राफिक डिविडेंड भाड़ में जाए, या डेमोग्राफिक डिविडेंड लेके करोगे क्या तुम, अगर ये दुनिया ही नहीं रहेगी। उसके बाद फिर ये बिकम रैम्पेंट टू फुलफिल द नीड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। तो ये रैम्पेंट हो जाता है लार्ज पॉपुलेशन को फुलफिल करने के लिए। एज दीज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंटेन 50% ऑफ स्पेसीज ऑफ द अर्थ। और ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं 50% इसमें अर्थ के जो स्पेसीज होते हैं वो पाए जाते हैं। और इनको डिस्टर्ब करना मतलब ये पूरे बायोस्फीयर को बर्बाद कर देना। नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि अर्थक्वेक आ रहा है, फ्लड आ रहे हैं, वॉल्केनिक इरप्शन हो रही है, फॉरेस्ट फायर, अभी आपने देखा फॉरेस्ट फायर अमेरिका में लगी थी। और फ्लोरा एंड फौना को डैमेज इससे हो रहा है, जो कि चेंज ला रहा है बायोडाइवर्सिटी में रिस्पेक्टिव अफेक्टेड रीजन में। पेस्टिसाइड जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो दूसरे पॉल्यूटेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, उनका भी अफेक्ट जा रहा है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन हो गए, टॉक्सिक हैवी मेटल हो गए, वो बीक और सेंसिटिव स्पेसीज़ को मार दे रहे हैं, बर्बाद कर दे रहे हैं। बीक और सेंसिटिव की बात छोड़िए, यहाँ पे मैंने आपको कल गगनौली का, सुबह गगनौली का लास्ट वाले लेक्चर में दिया था एग्जांपल, जो है कि यहाँ पे कैंसर हो रहा है लोगों को, जो काली नदी से आती हुई इंडस्ट्रीज से जो पोल्यूशन लेके आ रही है, जिसमें हैवी मेटल्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, तो सबको कैंसर होता जा रहा है। तो स्पेसीज विच आर नॉट नेचुरल इनहेबिटेंट्स ऑफ द लोकल हैबिटेट्स बट आर इंट्रोड्यूस इनटू द सिस्टम आर कॉल्ड एक्सोटिक स्पेसीज। तो ऐसी स्पेसीज जो कि इम्पॉर्टेंट है, स्पेसीज जो कि नेचुरल इनहेबिटेंट नहीं है किसी लोकल हैबिटेट का, लेकिन इसको सिस्टम में इसको डाला जाता है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जैसे कि अभी चीता इंडिया में लेके आया गया था ना, जब आपकी इसमें भी आया था एक आप प्रीलिम्स में भी, कि चीता क्या करता है, कैसी आवाज़ निकालता है, बोलता है या नहीं बोलता, रोर करता है या फिर क्या करता है। तो वो भी अफ्रीका से लाया गया, यानी उसका ओरिजिनल हैबिटेट क्या था? अफ्रीका था, लेकिन उसको लाया इंडिया में गया है, यानी ये उसका उसको एक्जोटिक स्पेसीज कहेंगे इस रीजन में। देयर आर मेनी एग्जाम्पल व्हेन अ नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी ऑफ इकोसिस्टम सफर्ड एक्सटेंसिव डैमेज। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं जहाँ पे डैमेज का सामना करना पड़ा। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पेसीज, जो कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया गया एक्जोटिक स्पेसीज का। ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डिकेड्स सम एनिमल्स लाइक टाइगर्स, एलिफेंट, राइनोस, क्रोकोडाइल, मिंक्स, बर्ड्स वर हंटेड मर्सीलेसली। इनका हंट किया गया पोचर्स के द्वारा, उनके हॉर्न के लिए, टस्क के लिए, हाइड्स के लिए। इट रिजल्टेड इन रेंडरिंग ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एज एंडेंजर्ड कैटेगरी। और इसकी वजह से बहुत सारे स्पेसीज हमारे एंडेंजर्ड कैटेगरी में चले गए। जो IUCN है दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हैज़ क्लासिफाइड थ्रेटेंड स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू 3 कैटेगरीज। तो यहाँ पे उनको बचाने के लिए 3 कैटेगरीज में डाला गया है। तो पहला इंडेंजर्ड स्पेसीज, जिसमें इंक्लूड होते हैं जो कि डेंजर हैं। किस लेवल पर डेंजर हैं कि अब वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अगर अब उनके ऊपर कोई ऐसी आपदा आई जिससे उनकी सडन पॉपुलेशन में डिक्रीज होगी, तो वो एकदम भाई साहब एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगे। द IUCN पब्लिशेज इन्फॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड स्पेसीज वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड वाइड में ये स्पेसीज की जो पब्लिश करता है इन्फॉर्मेशन को, एज द रेड लिस्ट थ्रेटेंड स्पेसीज। तो ये रेड लिस्ट में आते हैं। फिर वनलेबल स्पेसीज आता है। इसमें वो स्पेसीज होते हैं जो कि लाइकली टू बी इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब अभी उस कगार पे नहीं है कि एक्सटिंक्ट हो ही जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा चलता रहेगा तो वहाँ पे वो पहुँच सकते हैं नियर फ्यूचर में। फिर थ्रेटनिंग टू डियर एक्सटेंशन, और ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो कि एक्सटेंड कर रहे हैं उनके ऊपर विचार किया जाएगा, देखा जाएगा। और सर्वाइवल ऑफ दिस स्पेसीज इज नॉट एज्यूम दैट देयर पॉपुलेशन रिड्यूस ग्रेटली। रेयर स्पेसीज क्या होती हैं? पॉपुलेशन ऑफ दीज स्पेसीज इज़ वेरी स्मॉल। वो रेयर स्पेसीज वो स्पेसीज हैं जिनकी पॉपुलेशन पहले से ही कम होती है। अब उनकी पॉपुलेशन पहले से ही कम है और उनको और ऐसे डाल दो
और बेचारी मर जाएंगी तो एकदम तो ख़त्म हो जाएंगी। दे आर कन्फाइंड टू लिमिटेड एरियाज, वो किसी लिमिटेड एरियाज में ही पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपका पांडा हो गया, पांडा कहाँ पाया जाता है? चाइना में पाया जाता है। आपके कैंगरू हो गए, कंगारू स्पेशली कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे जैसे अमेजोन बेसिन में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वहीं पाए जाते हैं। आपके वेस्टर्न घाट में कुछ ऐसे हैं स्क्वायरल वगैरह जो कि वहीं पाई जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट होती है। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ और स्लो कोर्जी इंटरलिंक्ड दैट डिस्टर्बेंस इन वन गिव राइज ऑफ इम्बैलेंस, तो किसी भी एक में डिस्टर्बेंस हुआ तो इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, जिससे फिर से वही बात होती है सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है और इंडेंजर्ड हो सकते हैं, डिग्रेडेशन होगा इन्वायरमेंट का, और विच में थ्रेटन ह्यूमन बींग्स ओन एग्जिस्टेंस, और बाद में आगे चल के हम इंसान भी नहीं बचेंगे, हम सब भी चले जाएंगे। यहाँ पे एक है हम्बोडेशिया, हम्बोडेशिया डेकरेंस बिड, हाईली रेयर एंडेमिक ट्री ऑफ साउदर्न वेस्टर्न घाट, तो ये हमारे इंडिया में पाया जाता है। हम्बोडेशिया डेक्यूरन बिड, तो एक हाईली रेयर एंडेमिक ट्री है जो कि साउदर्न वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है हमारी इंडिया में। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू एजुकेट पीपल, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक नीड है एजुकेट पीपल। अब एजुकेट पीपल करेंगे आप तो आप अपनी गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे ये चीज़ें हमको चाहिए, तो गवर्नमेंट भी आपके प्रेशर में आएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी है। अब कंपनीज आप देख रहे हैं कि कुछ गलत काम कर रही हैं, तो आप भाई जाके डिमांड कीजिए गवर्नमेंट से कि भैया अगर आप गवर्नमेंट हैं, अगर कंपनी को आप ऐसे देंगे, देखिए कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक नहीं है, ये सस्टेनेबल तरीके से काम नहीं कर रही है, इसका पानी ऐसे जा रहा है, इसको आप रोकिए, वरना अगले इलेक्शन में हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा हो सकता है। फिर अडॉप्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो एंड रीओरिएंट करें अपनी एक्टिविटीज़ को, जिससे यहाँ पे हार्मोनियस हो दूसरी लाइफ्स के साथ में और सस्टेनेबल हो। देयर इज़ एन इंक्रीजिंग कॉन्शियसनेस ऑफ फैक्ट दैट सच कंजर्वेशन विद सस्टेनेबल यूज इज़ पॉसिबल ओनली विथ इन्वॉल्वमेंट एंड कोऑपरेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल, और जब तक लोकल कम्युनिटीज़ और हर एक इंसान, हर एक कम्युनिटी, हर एक व्यक्ति सामने नहीं आएगा, तब तक गवर्नमेंट कितना भी चाहे कुछ नहीं हो सकता है। फॉर दिस द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स एट लोकल लेवल इज नेसेसरी, तो यहाँ पर लोकल लेवल्स पे इन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। द क्रिटिकल प्रॉब्लम इज़ नॉट merely द कंजर्वेशन ऑफ स्पेसीज नॉट द हैबिटेट बट द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन, तो यहाँ पे क्रिटिकल प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें कंजर्व करना है स्पेसीज को और ना ही हैबिटेट को, बट यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए इस प्रोसेस को, यानी इस प्रोसेस ये जो है इसको शुरुआत तो कीजिए, लेके तो चलिए। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम कंजर्व नहीं कर पाएंगे या बचा नहीं पाएंगे, हम बिल्कुल बचा सकते हैं, पर बचाना शुरू तो कीजिए आप। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ 155 अदर नेशन हैव साइंड कन्वेंशन ऑफ बायो डाइवर्सिटी, तो हमारे इंडिया ने 155 दूसरे देशों के साथ कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पर साइन किया है। कहाँ? अर्थ समिट में, जो कि कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में। और इसी के बाद आप देखेंगे तो UNFCCC आया, और फिर यहाँ पर आप और देखेंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट और COP29 अभी चल रहा है। द वर्ल्ड कंजर्वेशन स्टडीज हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग स्टेप्स, तो यहाँ पे जो वर्ल्ड की कंजर्वेशन स्टडीज़ है वो कुछ स्टेप्स बताती है। पहला स्टेप यहाँ पे टेक लेना चाहिए, मेड टू प्रिजर्व द स्पेसीज दैट आर इंडेंजर्ड, यानी इंडेंजर्ड स्पेसीज को बचाना चाहिए। फिर प्रिवेंशन ऑफ एक्सटिंक्शन रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, तो यहाँ पे एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और उनका मैनेजमेंट होना चाहिए। अब वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप होनी चाहिए, फॉरेज प्लांट्स होने चाहिए, टिम्बर ट्री, लाइव स्टॉक, एनिमल एंड दियर वाइल्ड रिलेटिव शुड बी प्रिजर्व, यानी उनसे रिलेटेड भी जो उनके वाइल्ड रिलेटिव हैं उनको भी बचाया जाना चाहिए। ईच कंट्री शुड आइडेंटिफाई हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड रिलेटिव्स एंड इंश्योर दियर प्रोटेक्शन, अब यानी एक आप जो यूज़ में ले रहे हैं हो सकता है उसका कोई वाइल्ड रिलेटिव भी हो, जैसे कि आपकी एक पालतू कुत्ता होता है, एक जंगली कुत्ता होता है, एक पालतू भैंस होती है, एक जंगली भैंस होती है, एक पालतू बिल्ली, एक जंगली बिल्ली, तो ना इस बिल्ली को आप छेड़िए और ना वो जंगल वाली बिल्ली को छेड़िए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हो सकता है एवोल्यूशन के बाद वो जंगल वाली बिल्ली आपकी पालतू बिल्ली बन जाए, या हो सकता है आपकी पालतू बिल्ली, आप सब मर जाएंगे, बिल्ली बचेगी तो बिल्ली जाके वो जंगल वाली बिल्ली बन जाए। हैबिटेट वेयर स्पेसीज, ऐसा हैबिटेट जहाँ पे स्पेसीज फीड करते हैं, ब्रीड करते हैं, रेस्ट करते हैं, नर्स करते हैं अपने यंग वंस को, उसको सेफगार्ड करने की ज़रूरत है। अब आपको पता है, आपने देखा होगा कई ऐसे सारे आइलैंड हैं जिनको टर्टल आइलैंड के नाम से जाना जाता है, कुछ ऐसे हैं जो स्नेक आइलैंड के नाम से जाने जाते हैं। अब उन टर्टल आइलैंड पे वो उनकी ब्रीडिंग ग्राउंड होती है, एक सर्टेन टाइम पीरियड पे वो वहाँ पे आते हैं, अपने अंडे देते हैं, रेत में छिपाते हैं और फिर लौट जाते हैं, फिर उनके बच्चे उसमें से आते हैं, फिर अपने बच्चे लेकर के वो चले जाते हैं।
लेकिन अब यहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे बीच बना दो, वहाँ पे रेस्टोरेंट बना दो, रिजॉर्ट बना दो, उनका ब्रीडिंग ग्राउंड खत्म हो गया तो उनकी स्पेशीज़ कुछ तो इधर उधर चली जाएंगी, कहीं ना कहीं कुछ तो उनको मिल जाएगा, लेकिन उसमें से 10-20% 30% को ही कहीं और ठिकाना मिलेगा, बाकी 60-70% तो ख़त्म हो जाएंगी। फिर इंटरनेशनल ट्रेड आता है, वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल्स भी रेगुलेटेड। यहाँ पे जो ट्रेड किया जा रहा है वाइल्ड प्लांट और एनिमल का, उसको भी रेगुलेट किया जाना चाहिए। टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रोपोगेट द वैरायटी ऑफ स्पीसीज विद इन नेचुरल बाउंड्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यानी प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, प्रोक्रिएट करने के लिए जो स्पीसीज की वैरायटीज़ हैं विद इन नेचुरल बाउंड्री, यानी उनकी नेचुरल बाउंड्रीज में, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को लाया गया। अंडर विच नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज वर इस्टेब्लिश, इसमें नेशनल पार्क्स बनाए गए, सेंचुरीज बनाई गई, जिससे वो उनका प्रोटेक्शन हो सके। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। जैसे कि टाइगर की पॉपुलेशन देखेंगे अब धीरे धीरे बढ़ती लग रही है, राइनोज़ की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी है, और कई इंडेंजर्ड स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन अब बढ़ने लग रही है धीरे धीरे। डिटेल्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स आर गिवन इन बुक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट NCERT 2006, तो इसमें बुक में आपको मिल जाएगा। देयर आर सम कंट्रीज विच आर सिचुएटेड इन ट्रॉपिकल रीजन, कुछ ऐसे हैं जो ट्रॉपिकल रीजन पे हैं। दे पोसेस अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ड स्पेसीज डाइवर्सिटी, यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, उनको मेगा डाइवर्सिटी सेंटर कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? मेगा डाइवर्सिटी सेंटर। देयर आर 12 सच कंट्रीज, ऐसे 12 कंट्रीज हैं, जैसे कि मैक्सिको हो गया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, मेडागास्कर, चाइना और हमारा प्यारा भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। इन विच these center are located in other to the concentrate resources, or in order to concentrate resources on those areas that are most vulnerable। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मोस्ट वनरेबल हैं वहाँ पे कंसनट्रेट रिसोर्सेज करने के लिए द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स IUCN ने आइडेंटिफाई किया है ऐसे एरियाज़ को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में, कि वहाँ पर अब जो जो ज़रूरतें होंगी, उनको प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ें होंगी वो होगा, वहाँ पे कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, जिससे उनको किसी भी प्रकार के समस्या का सामना करना पड़े अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन। और हॉटस्पॉट डिफाइन होते हैं उनके वेजिटेशन के हिसाब से। प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दीज डिटरमाइन द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। प्लांट इंपॉर्टेंट होते हैं क्यों? क्योंकि ये जो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है किसी इकोसिस्टम का। जहाँ पे प्लांट होंगे वहीं से तो सारी चीज़ें शुरुआत होंगी। मोस्ट बट नॉट ऑल ऑफ हॉटस्पॉट रिलाई ऑन स्पेसीज रिच इकोसिस्टम फॉर द फूड, फायर, क्रॉप लैंड, इनकम फ्रॉम द टिम्बर। बट ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे इन चीज़ों की आवश्यकता कई स्पेसीज़ को नहीं मिलती हैं। जैसे कि मेडागास्कर हो गया फॉर एग्जांपल, 85% इसके जो प्लांट एंड स्पेसीज़ हैं वो पाए जाते हैं नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, और इसके जो प्लांट और स्पेसीज़ हैं 85% वो कहीं और पाए ही नहीं जाते हैं। अदर हॉटस्पॉट इन वेल्दी कंट्रीज आर फेसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर, और हर वेल्दी कंट्रीज़ के अलग अलग जो हैं वो अलग प्रकार की उनकी जो टाइप्स हैं, फेसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर, उनके ऊपर अलग प्रेशर है, अलग प्रॉब्लम है, अलग समस्या है। कहीं पे देखेंगे आग लग रही है, जो है विंड्स चल रही हैं, ड्राई विंड्स चल रही हैं, तो ये चीज़ें हैं। फॉरेस्ट फायर लग रहे हैं। द आइलैंड ऑफ हवाई, जो आइलैंड ऑफ हवाई है, हैव मेनी यूनिक प्लांट एंड एनिमल, उनमें यूनिक प्लांट और एनिमल हमें देखने को मिलेंगे। दैट आर थ्रेटेंड बाई इंट्रोड्यूस्ड स्पेसीज, जो कि थ्रेटेंड हैं, जो इंट्रोड्यूस की गई हैं स्पेसीज, जो वहाँ पे आई पहले थी ही नहीं, बाद में आई। एंड लैंड डेवलपमेंट, और वहाँ पे लैंड डेवलपमेंट किए पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हमें जोन्स देखने को मिल जाते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे सेंट्रल अमेरिकन लोलैंड फॉरेस्ट, ये है आपका। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, तो इसके बीच में यहाँ हमें देखने को मिलेगा। और फिर सेंट्रल अमेरिकन हाईलैंड फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इक्वाडोर देखने को मिलेगा, वेस्टर्न इक्वाडोर एंड कोलंबियन कॉन्गो हो गया। फिर यहाँ पे ट्रॉपिकल एंडीज, आपको पता है कि यहाँ पे ऐसे एंडीज पर्वत है ना। फिर इधर देखेंगे ईस्ट कोस्ट में देखेंगे तो अटलांटिक फॉरेस्ट ब्राज़ील में देखने को मिलेगा। फिर गिनिया, अपर गिनिया फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। और इधर ईस्टर्न कोस्ट में आएंगे तो ईस्टर्न आर्क माउंटेन्स तंजानिया मिलता है।
फिर ये देखिए, ये आपका मेडागास्कर की बात हो रही थी। जो ईस्टर्न मेडागास्कर है वहाँ के 85% ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हमारे इंडिया में देखेंगे तो यहाँ पे हमें वेस्टर्न घास देखने को मिलेंगे। फिर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ईस्टर्न हिमालय देखने को मिलते हैं। श्रीलंका में श्री सिंझारा फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। इंडोनेशिया में इतना बड़ा रीजन हमें देखने को मिलता है। फिर पेनिनसुला मलेशिया में देखने को मिलेगा। फिलीपींस में है। नॉर्दर्न बर्मा देखिए, इतना बड़ा रीजन यहाँ पे मिलता है। और ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी क्वींस आइलैंड के रूप में। और एक छोटा सा यहाँ पे आइलैंड और दिया गया है जिसका क्या नाम है, मेलेनेशिया, जिसको न्यू कैलेडोनिया कहते हैं। तो यहाँ ऐसे हो गया और आपका यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। तो जय हिंद, वंदे मातरम। और अब आगे से हम शुरू कर देंगे पहले चैप्टर से, उसके बाद पढ़ाई होगी। तो पढ़ते रहिए और स्पेसीज को बचाइएगा ज़रूर।